अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 17 मॉडर्न फ़िज़िक्स, इसका लेक्चर नंबर 2 है। सेक्शन सी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक तरह का समझें कि लगा हुआ सवाल आने जा रहा है इस लेक्चर में आज। इसमें एक जो है फ़ोटॉन की स्टडी है। इससे पहले जो है चैप्टर नंबर 17 का एक लेक्चर जो है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है द कॉम्पटन इफ़ेक्ट। द कॉम्पटन इफ़ेक्ट, अगर कभी आप लोगों ने नेचर ऑफ लाइट के टॉपिक्स पढ़े हों फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक क्लास में, तो नेचर ऑफ लाइट में कुछ थ्योरीज़ अबाउट लाइट हैं, जैसे हाइजेंस वेव थ्योरी, जैसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जैसे मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मुख्तलिफ़ इस तरह की थ्योरीज़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स थ्योरी। तो ये जो थ्योरीज़ हैं, इसमें अगर आपने कभी थोड़ा मुख्तसर गौर किया हो, ये प्रीव्यू में बता रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो ये तकरीबन 250 से 300 साल से ये बहस है कि लाइट की नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। कंक्लूड तो हो चुका है, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, इवन अभी भी हो रहे हैं कि लाइट की नेचर को अंडरस्टैंड किया जाए। तो अब लाइट की नेचर को दो तरीक़ों से जो है अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एक उसकी पार्टिकल नेचर और एक उसकी वेव नेचर, जिसको कहा जाता है डुअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये जो नेचर मिलकर बनी ये डुअल नेचर हो गई। अब ये जो डुअल नेचर हुई, इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अमल दखल आया, उसमें फ़ोटॉन की स्टडी आई। फ़ोटॉन्स, इसको जो है कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग एनर्जी पैकेट्स के नाम से जानते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं, कुछ जो है उसको एनर्जी कैरियर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो फ़ोटॉन है, इसका इंटरएक्शन होता है मुख्तलिफ़ जो है पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स के साथ। तो ये जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, ये कॉम्पटन ने आज से तकरीबन 100 साल पहले, अगर ये लेक्चर मैं आज दे रहा हूँ, यानी 1924 में 1924 में ये आर्थर कॉम्पटन ने एक बहुत ही कीमती एक्सपेरिमेंट किया था फ़ोटॉन के इंटरएक्शन को समझने के लिए। यानी ये फ़ोटॉन है, एक ज़र्रा तो है, लेकिन क्या वो किसी और ज़र्रे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, किसी और ज़र्रे के साथ अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र या कंपनसेट कर सकता है। तो ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हम यही देखेंगे कि जब कोई फ़ोटॉन, एक्सरे फ़ोटॉन या कोई एनर्जी फ़ोटॉन आके हिट करता है किसी स्टेशनरी पार्टिकल को या किसी इलेक्ट्रॉन को, तो किस तरह वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, हिट किया इसको आके एक फ़ोटॉन ने, तो एक पार्टिकल स्कैटर हो गया और दूसरा रिकॉयल हो गया। अब हमारा इसमें एम टारगेट क्या है इस टॉपिक में, हमें कॉम्पटन शिफ्ट की एक मैथमेटिकल डेरिवेशन लंबी चौड़ी और इंटरेस्टिंग सी करनी है। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब ये है कि एक फ़ोटॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर आए और हिट कर जाए एक इलेक्ट्रॉन को, टकराने के बाद उसकी वेव लेंथ में क्या तब्दीली वाक़ई हुई। क्योंकि अगर फ़ोटॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है तो वेव लेंथ होगी उसकी। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइट होती है या रेडिएशन होती है, उसकी वेवलेंथ एक पैरामीटर होता है, एक फ्रीक्वेंसी उसका पैरामीटर होता है। तो अब इसी को हमें स्टडी करना है कि किस तरह उसकी शिफ्टिंग होती है, यानी उसमें चेंज अकर होती है, और उसमें किस तरह प्रोसीडिंग है वो अब तफसील से देखिएगा। सबसे पहले तो ये सवाल है कि व्हाट इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। सेक्शन सी का क्वेश्चन है और ये इन जनरल भी है मॉडर्न फिज़िक्स का, कोई भी इसको अवेल कर सकता है, सिर्फ स्टूडेंट होना और इंटर का होना तो ही नहीं है। कहीं का स्टूडेंट भी हो वो इस टॉपिक को इन जनरल समझेगा तो उसको समझ में आएगा। व्हेन रेडिएशन एक्स रेज और गैमा रेज, इसका ये मतलब हो गया
कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होनी चाहिए, तब कॉम्पटन इफेक्ट वैलिड होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइड पे लिखते रहें कि एक्सरेज एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं। लाइकवाइज गैमा रेज, इसका मतलब ये हुआ ये इफ़ेक्ट आप ऑर्डिनरी लाइट से नहीं करवा सकते। फॉल ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन दे आर स्कैटर्ड, यानी जब वो फोटोन या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती हैं इस साकिन इलेक्ट्रॉन पर तो स्कैटर हो जाती हैं, और स्कैटर फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इंसिडेंट फोटोन। अब इंसिडेंट फोटोन कौन है? जो आएगा और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, यानी बिफोर कोलिजन। और स्कैटर कौन सा होगा? जो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन स्कैटर होके दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो अब ये जो म्यू का निशान है ये फ्रीक्वेंसी का निशान चलेगा, सिंबल चलेगा इस पूरे टॉपिक में। तो इसको ज़रा सही से बनाइएगा इस निशान को ऐसा, ये म्यू फ्रीक्वेंसी है। अब म्यू का मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी और म्यू डैश का मतलब स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी आने वाले की म्यू हो गई और जाने वाले की म्यू डैश हो गई। अब हमें यही साबित करना है मैथमेटिकली कि जाने वाले की कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी आने वाले से, और करेस्पॉन्डिंगली इसको आप ऐड अप करें, करेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी जाने वाले की ज़्यादा होगी और आने वाले की कम होगी। अब इसकी वजह क्या है? आगे मैथ्स पे जाने से पहले अगर आपने कभी जो है बचपन में एक वेव वेलोसिटी फार्मूला पढ़ा हो v=f लैम्डा, तो अब इसमें v की जगह स्पीड ऑफ लाइट रेडिएशन का c चलेगा, f जो है फ्रीक्वेंसी की जगह म्यू चलेगा और वेवलेंथ का लैम्डा चलेगा। अब अगर आप गौर करें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर c कांस्टेंट है, जैसे आपको रिलेटिविटी थ्योरी में बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन c इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब ये देखें नज़र आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये करस्पॉन्डिंगली का मतलब हो गया कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी, क्योंकि एक ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी होगी वेवलेंथ भी होगी। हमारा काम ये होगा इस वक्त हम इसकी स्टडी क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसके साथ क्वांटम थ्योरी के बेस पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेरिमेंट क्या है? डायग्राम आएगी इसके बाद। एक्सपेरिमेंट उसने ये किया था एक सिंपल सा कि उसने एक्सरे बीम को डायरेक्ट किया, इंसिडेंट किया ग्रेफाइट पर। ये एक्चुअल जो कॉम्पटन ने किया था 100 साल पहले उसका है। ग्रेफाइट ब्लॉक पे भी आप ये तजुर्बा कर सकते हैं, कार्बन ब्लॉक पे भी कर सकते हैं, किसी ऐसे सब्सटेंस पे कर सकते हैं जो सॉलिड हो और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जो मेटल ना हो। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब उन शुआओं को डाला गया तो उसमें जो एक्सरेज थी वो जो अभी देखें पीछे जो डेफिनेशन में आया वही कि स्कैटर जो एक्सरेज थी उनकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इससे ये पता चला कि आने वाले फोटॉन्स ने अपनी कुछ तवानाई उस ब्लॉक के अंदर किसी को दी है। अब वो ब्लॉक में क्या है, ग्रेफाइट ब्लॉक हो या कार्बन ब्लॉक हो या सल्फ़र ब्लॉक हो, उसके अंदर क्या है? अगर आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं, एटम है, पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो छुपा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को आके धक्का मारे और वो धक्का जो है खा के वो टेढ़ा तिरछा हो जाए। तो ये तो इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कह लें या सेटअप कह लें। अब मैं आपको डायग्राम पहले दिखाऊंगा, उसके बाद इसका जो है सारा काम होगा। अब ये डायग्राम जो 1 से 2 मार्क्स की है, सेक्शन सी का सवाल है। इस डायग्राम को बना जाइएगा साथ साथ। ये वो इंसिडेंट फोटोन है जो एक्सरे या गैमा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी जिसमें आया और इस साकिन ठहरे हुए अपनी जगह पे बैठे हुए रुके हुए इलेक्ट्रॉन से टकरा गया।
अब क्या होगा, ये फोटोन अपनी एनर्जी के दम पर इस इलेक्ट्रॉन को हिलाएगा, धक्का मारेगा, क्योंकि फोटोन हैज़ एनर्जी। अब ये जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, नज़र आ रहा है ये डॉटेड लाइन तो बनी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब है कि जिस लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोटोन आया था, और हमने फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये तस्वर किया है कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है फोटोन, वरना ये टेढ़ा तिरछा कहीं से भी हम इंसिडेंट कर सकते हैं, यूँ रोशनी का जो है वो बीम लगा दें, यूँ लगा दें, लेकिन हम आसानी के लिए स्टूडेंट और कम्युनिटी के लिए कि ये हॉरिजेंटली आया। अब आया तो क्या हुआ, ये देखें, आया तो क्या हुआ, ये देखें, ये खुद हो गया स्कैटर और इलेक्ट्रॉन को चकरा दिया, धक्का मार के हिला के फेंक दिया दूसरी तरफ, यानी ये दोनों स्कैटर हो गए, एक तरफ एक और दूसरी तरफ रिकॉइल होकर दूसरा। अब एक और दो कौन, एक फोटोन दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी ये इंटरएक्शन की कहानी बनी। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि आने वाला जो एक्सरे फोटोन या गैमा रे फोटोन है, इसके अंदर दो चीज़ें हुई, उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम। क्यों हुआ, क्योंकि जो चीज़ किसी को हिला दे या चला दे उसमें एनर्जी है, और जो खुद चलता हुआ आए उसमें मोमेंटम है। तो अब इसका अपना मोमेंटम और एनर्जी, अब ये इसकी एनर्जी है, ये वैसी एनर्जी है जो आपने प्लांक्स क्वांटम लॉ में पढ़ा होगा, E=h μ। क्यों ये एनर्जी है, क्योंकि फोटॉन्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स, और ये इनका मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ये फोटोन का मोमेंटम है h μ/c। इसकी हिस्ट्री वही है कि वो आया मास इनटू वेलोसिटी से है, लेकिन हमें वो ड्राइव करके नहीं दिखाना है, वो h μ/c मोमेंटम फोटोन का मैथमेटिकली ये होता है। अब टारगेट इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में था, उसकी रेस्ट मास एनर्जी रिलेटिविटी थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड रिलेटिविटी थ्योरी, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट एंड मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट अनलाइक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए देखो अब m0 आएगा यहाँ पे, सही है कि रुके हुए इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी एनर्जी m0c², और रुकी हुई चीज़ का मोमेंटम क्या होता है, 0 एट रेस्ट, तो p0 = 0। ये तो हो गई यहाँ तक की डायग्राम, यानी यहाँ तक का मतलब हुआ बिफोर कोलिजन, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी लगाएंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब इलास्टिक कोलिजन की जो थ्योरी लगेगी वो कैसे लगेगी कि टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड एज वेल एज टोटल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। लेकिन उससे पहले आपको ये डायग्राम का आफ्टर कोलिजन का मंजर भी समझना पड़ेगा। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी म्यू से बदल के म्यू डैश हो रही है, डेफिनेशन खोल के देखें तो अब टकराने के बाद का मोमेंटम इसका हो जाएगा आफ्टर कोलिजन का h μ'/c, क्योंकि h प्लांक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, c स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। इसी तरह आने वाले फोटोन की एनर्जी h μ थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो अब जाने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए h μ'। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो रिक्वायल हुआ इलेक्ट्रॉन, उसका ये p0 और m0c² चेंज हो जाएगा, और वो अभी हम जो है डेरिवेशन, क्योंकि यहाँ से लिख दिया p और e, आप इस पर डैश लगा सकते हैं। अब ये एंगल आपको नोट करने हैं कि किस एंगल पर, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन जो चल रही है उस पर ये एंगल बनाते हुए एक तरफ निकल गया, दूसरा दूसरी तरफ निकल गया। अब फोटोन का एंगल थीटा है और इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल का फाई है। अब इसमें मोहतात रहिएगा, क्योंकि अगर आपने थीटा फाई को इधर उधर किया तो नीचे डेरिवेशन में आपको सारा इधर उधर करना पड़ेगा। यानी ये ध्यान रखना है कि आपको कि कौन सा सिंबल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सिंबल है और फोटोन के लिए क्या है, दो पार्टिकल चल रहे हैं, मिक्सअप ना हो। सही हो गया यहाँ तक। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं एक दफ़ा थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगा, लेकिन अब इसमें डेरिवेशन जो करनी है 3 हिस्सों में होगी डेरिवेशन। अब जो मैथ्स के जो शौकीन है वो ज़रा तवज्जो ज़्यादा करें, और जो शौकीन नहीं है वो डबल ज़्यादा करें, क्योंकि मैथ्स अब आएगी प्योर।
यानी फुल अप डेरिवेशन का हिस्सा आएगा मैथमेटिकल। पहले उसका बता दो उसमें करना क्या होगा 3 हिस्से में। पहले हिस्से में तो इलास्टिक कोलिजन रिकॉल करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर का, कि एनर्जी इज़ कंजर्व, तो एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा। इससे एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 1। फिर मोमेंटम, मोमेंटम की डेरिवेशन का काम 2 हिस्सों में होगा। क्यों? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर है। अब अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन होनी चाहिए और अलोंग वाई एक्सिस कंजर्वेशन होनी चाहिए। यानी सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम और सम ऑफ द वाई कंपोनेंट्स मोमेंटम शुड बैलेंस एंड इक्वलाइज, देन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन कोलिजन। समझे? तो अब ये जो मोमेंटम का 2 हिस्सा हुआ और एनर्जी का, इससे 3 इक्वेशनें आ गई। एक एनर्जी से, एक मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस, और एक अक्रॉस द लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस। फिर इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस हाई फाई सॉल्व किया जाएगा तो हम पहुँचेंगे कंक्लूजन पे, जिसका नाम होगा कॉम्पटन शिफ्ट इन वेव लेंथ। जो हेडिंग है, टाइटल इस डेरिवेशन का कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेव लेंथ। सवाल भी बोल दिया इम्तिहान का, अगर कोई इंटर का स्टूडेंट मेरे साथ है, कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेव लेंथ। तो ये डायग्राम के साथ अब नीचे का सारा इस सवाल का जवाब है। अच्छा, ये कॉपी डाउन से ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डायग्राम में देखें, जो आया था फोटोन उसकी एनर्जी थी इनिशियल h म्यू, सही हो गया। तो मोमेंटम जो है आने वाले का क्या था, h म्यू ओवर c। डायग्राम देखें, h म्यू ओवर c इनिशियल मोमेंटम हो गया। इनिशियल, अब ये सारा ख्याल है, इंसिडेंट का मतलब है इनिशियल, आने से यानी टकराने से पहले। अब एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ही है, टकराएगा तो ये कॉम्पटन इफेक्ट अकम्प्लिश होगा। तो अब इसका अंदर इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, अब ये इनिशियल फोटोन की है, ये इलेक्ट्रॉन की है, सही है। ये फोटोन की हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की हो गई, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। मोमेंटम ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था अपने जो है ग्रेफाइट ब्लॉक में या कार्बन ब्लॉक में या अपनी जगह पर, तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम 0 और रेस्ट में है, सही हो गया। यानी ये हो गया बिफोर का जो है डाटा। एक तरह का आसानी के लिए अगर बुक खोलेंगे तो इस तरह आपको नहीं मिलेगा ये डेरिवेशन। ये आसान करने के लिए किया कि आपने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि इनिशियल फोटोन की एनर्जी, इनिशियल फोटोन का मोमेंटम, इनिशियल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब यही चीज़ आफ्टर यानी आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर पे आ जाए। अब स्कैटर्ड का मतलब है आफ्टर कोलिजन। इधर अब आफ्टर कोलिजन का जो डाटा है, ये आसानी के लिए डाटा था। अब स्कैटर्ड का मतलब होगा आफ्टर कोलिजन। ये जो है ये फाइनल हो गया। अब h म्यू डैश डायग्राम में देखें, इसी तरह स्कैटर्ड फोटोन का फाइनल मोमेंटम वो हो गया h म्यू डैश, यानी अब ये एनर्जी है फोटोन की, ये मोमेंटम है फोटोन का, लेकिन फाइनली आफ्टर कोलिजन। अब एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, अब जहाँ पे E और P लिखा था ना डायग्राम में, आप चाहें तो अब उसको जाके कर सकते हैं फाइनल। वहाँ पे E का मतलब ये हुआ क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका मास m0 नहीं m होगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी और मॉडर्न फिजिक्स के चलते हुए ज़र्रात का मास अलग होता है, रुके हुए का अलग होता है। तो m0 की जगह m आ गया।
मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो डायग्राम में जहाँ पे P लिखा हुआ था अब आप जाके लिख सकते हैं mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी इज़ मोमेंटम। इस तरह डायग्राम में आपके सामने के फोटोन किस एंगल पर स्कैटर हुआ, थीटा पे, और इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर रिकॉइल हुआ, फाई पे। तो ये तो समझें डेरिवेशन की आसानी के लिए एक तरह का डेटा हो गया, ताकि अब आपको आसानी से नीचे का इसका प्रोसीडिंग का काम समझ में आए। अब जो मैंने अपना जो है थोड़ा सा बयान किया था वही काम करना है हमें, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन 2 हिस्सों में, सही है। अब अच्छा, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। सिंस द कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, impact of electron and photon is perfectly elastic, इसलिए किया ये। अब इलास्टिक कोलिजन जो है वो 2 हिस्सों में था, एक ये कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये इधर रिकॉल किया। लेकिन अब यहाँ पे मोमेंटम 2 हिस्सों में, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज कंजर्व्ड और अलोंग वाई एक्सिस इज कंजर्व्ड। इस वजह से अब ये 3 इक्वेशनें बनेंगी। अब टोटल इनिशियल एनर्जी इज टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब पीछे जो पेज गया है डेटा वाला वहाँ से उठाएं, किन 2 चीज़ों की एनर्जी का सम होगा सिस्टम का, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का। तो अब ये फोटोन की एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेटा में से उठा लिया, और यही, और ये इनिशियल है, सही है, और ये हो गया उसका फाइनल। अब इसमें सिर्फ एक काम करने के बाद इक्वेशन हम बना देंगे कि H वाली चीज़ों को एक तरफ के, मास वाली चीज़ों को एक तरफ करें, यानी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दें। तो H वाली इधर आ गई, मास वाली उधर जाके माइनस हो गई। अब यही काम करना है, लेकिन अब नीचे जो काम होगा थोड़ा सा ट्रिकी है, तो तवज्जो रखिएगा, क्योंकि इसमें हमें अब कंपोनेंट्स बनाने होंगे जो फिज़िक्स में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी पढ़े हों। अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जिस पे फोटोन आया था, डायग्राम सामने रखिएगा, फोटोन जिस पे आया, अब जो आया इसमें फोटोन तो एक्स एक्सिस पर आया, सही है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, तो इसका जो है ये एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन वाले का हो गया 0। यहाँ तक सही। अब जो डायग्राम का दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा वो क्या था, मैं दोबारा आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये फोटोन गया था, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन गया था, ऐसे ही था, पलट के देख लें आप लोग, सही। अब इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे और इसका वाई कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, इसका वाई कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, ये इसका उसका कौन का, ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन, सही है। और एक्स कंपोनेंट दोनों का यही रहेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि फोटोन ऊपर गया था उसका वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा, और फोटोन इलेक्ट्रॉन नीचे गया था तो उसका वाई कंपोनेंट नीचे जाएगा। अब एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा आता है, तो क्या मतलब हुआ इसका, पी कॉस थीटा। अब पी क्या था, आफ्टर कोलिजन वाला, एच म्यू डैश अपॉन सी, सही हो गया। तो इसका तो हो गया ये किसका, फोटोन का, कहाँ का, एक्स कंपोनेंट का फाइनल। अब आ जाएं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या था, mv, जो अभी डाटा में आया था, यहाँ p लिखा हुआ था वो mv करवा दिया था ना। अब वो mv क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस का mv cos फाई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। एक काम आप कर सकते हैं, ज़ीरो हटाने के बाद इक्वेशन 2 दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़ीरो लिखना नहीं होता है मैथ्स में। यानी ये हो गया एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा और फिर एच वी कॉस फाई, इसको इक्वेशन 2 बोलें, उसको ना बोलें, क्योंकि ज़ीरो लिखा हुआ है उसके साथ इक्वेशन 2 देना बेहतर नहीं होगा। अब वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में क्या हुआ,
लेफ्ट पूरा ज़ीरो कैसे हुआ? लगाएं दिमाग सब लोग। यानी अब मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, याद रहा जो मैं इशारे कर रहा था कि फोटोन ये आया है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आया है, कूद के तो नहीं आया है ना। ये अगर समझ में आया तो क्या पता चला कि इनिशियली अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस आया तो उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यूँ अपने चल रहा हूँ तो मेरा वाई कंपोनेंट ज़ीरो, और अगर मैं यूँ चल रहा हूँ तो मेरा एक्स ज़ीरो। यूँ चल रहा हूँ तो दोनों कंपोनेंट होंगे, यूँ क्या, यानी 0 एंगल पे चल रहा हूँ, 90 एंगल पे चल रहा हूँ, या एक्यूट एंगल 0 to 90 बिटवीन चल रहा हूँ, मैथ्स प्लस फिज़िक्स। तो इस बुनियाद पे ये तो हो गया ज़ीरो। और इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन तो रुका ही हुआ था तो उसका एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पी होगा, ये ई नहीं होगा, पी होगा यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वाई कंपोनेंट ज़ीरो, तो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है रेस्ट में। सही है। अब राइट पे आ जाएं। राइट पे आपको क्या समझ में आया? अब जिस तरह एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा है तो एच म्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा है। ये बिल्कुल वही हिस्ट्री है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, जो बचपन से स्टूडेंट देखता रहे। अब यहाँ पे मोमेंटम है तो मोमेंटम का कंपोनेंट बनाते जाएं, बन गया। अब यहाँ पे आई सारी बारीकी ये कि माइनस क्यों है। माइनस इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया था नीचे, हमारी डायग्राम के मुताबिक वो नीचे चला गया था, तो नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया तो सवाल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं यूँ कंपोनेंट बना दूँ इसका, यानी फोटोन का फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो नेगेटिव अगर नज़र आ रही है तो वही, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन 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 के नीचे, तो ये वाला फोटोन का है फाइनल और ये वाला इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन नीचे रिकॉइल हुआ था तो उसका हो गया एम बी साइन थीटा, नेगेटिव इसलिए कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, इसको भी एक स्विच करके दे सकते हैं आप इक्वेशन 3 ऐसा, ये ऑप्शनल है, वहाँ पे ज़ीरो हटाइएगा ज़रूर। ये ऑप्शनल है कि माइनस है और इधर इज इक्वल टू है, तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए एक टर्म उधर कर दें एक इधर, लेकिन ये ऑप्शनल है, करें या ना करें। अच्छा अब ज़रा आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, थोड़ा और एक चीज़ याद करनी पड़ेगी और वो मजबूरी है, सर जानी छोड़ाएं मजबूरी है। जो मैथ्स के माहिरीन हैं हमारे साथ, ये माशाल्लाह जो मैथ्स के इक्वेशनों को सॉल्व करने के माहिरीन हैं, अब अगर आप इन तीनों इक्वेशन को एक जगह करके देखें सुकून से तो इसमें बहुत सारे अननोन्स हैं। अगर इन इक्वेशन को तीनों को एक जगह करें तो बहुत सारे अननोन्स हैं। अब आपको ये जो मैंने एरो लगाया, अगर कोई मेरे साथ लेक्चर लेता है, ये एरो में लगाता हूँ जहाँ पे कोई लर्निंग स्टेज आ जाए, टर्निंग स्टेज आ जाती है, बारीकियाँ, क्योंकि अब इन तीन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्व जो करेंगे वो स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, उसकी जो कंक्लूजन स्टेप होगा वो नज़र बस आ रहा होगा। यानी कहने मतलब हो गया कि ये स्टेप लर्निंग स्टेप आ गया। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत लंबी है, 2-3-4 पेज पे, तो वो स्किप है, आपके बुक में भी स्किप होगा, कहीं और भी आप सर्च करेंगे इसके वो हिडन स्टेप्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन करना क्या है वो बस बता दूँ, हमें उन चीज़ों को रोकना है जो हमारी इस डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है। हमें फ्रीक्वेंसी को रोकना है, यानी म्यू को और म्यू डैश को, इसको एलिमिनेट नहीं करना है। हमें फोटोन के स्कैटरिंग एंगल को रोकना है, यानी थीटा को हमें एलिमिनेट नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन जिसको स्टेशनरी हालत में हिट किया था फोटोन ने, उसके मास को एलिमिनेट नहीं करना है, यानी m0। और चूँकि h और c पे ये दास्तान चल रही है मॉडर्न फिज़िक्स की, यानी प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको नहीं ख़राब करना है। तो टोटल अभी कितने गिन लें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरी डेरिवेशन में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, उसको एलिमिनेट कर देंगे, समझे।
इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल एंगल से कोई मतलब नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। हमें इलेक्ट्रॉन के मूविंग मास से कोई मतलब नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब चेक करके सारी लिस्ट बना लेंगे टोटल अननोन्स कितने सारे थे, यानी कि 8-9 अननोन्स हैं। तो ये एक बहुत हेक्टिक सिंप्लीफिकेशन होगी, चाहे आप में से कोई क्रैमर रूल का माहिर हो, चाहे कोई गॉस जॉर्डन का माहिर हो, वट एवर। तो ये बचत हो गई हमारे दुनिया के लिहाज से कि वो एक बहुत ही कम्बरसम जो है स्टेप्स होकर 2-2.5-3 पेज के बाद जो आएगा वो लिखना है आपको डायरेक्ट। अब इस डायरेक्ट के बाद 3 स्टेप की डेरिवेशन बची कि रिजल्ट क्या आया, 1/μ डैश, म्यू डैश याद रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, और एच और एम नॉट और सी क्या है वो तो आपको पता हो गया। एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, एम नॉट और ब्रैकेट में आ गया 1 - cos थीटा। अब 2 मिनट आपको दे रहा हूँ कि इसके आगे बढ़ने से पहले ही खुद करने की कोशिश करें। हेडिंग याद रही, शिफ्ट इन द वेवलेंथ या चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। यानी अब 3 स्टेप में 2 बॉक्स बनेंगे फाइनल रिजल्ट के ड्राइव्ड इक्वेशन के। एक तो ये बनेगा कि आप इसको इज इक्वल टू को इधर करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होकर एक बॉक्स बन जाएगा। लेकिन उसके बाद आप एलसीएम नहीं ले लीजिएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी। यानी 1/μ डैश माइनस 1/μ इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। दिस इज बॉक्स। बॉक्स मीन्स कॉम्पटन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद इन दोनों म्यू डैश और म्यू को आप रिप्लेस करेंगे ऐसे चीज़ से जिसमें लैम्डा आ जाए। और अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले वेव वेलोसिटी फार्मूला, उसके ज़रिए बदलेंगे। तो उसके ज़रिए जब बदलेंगे तो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए ये मैं दिखाऊंगी। मैं ये सिर्फ एक जहनी वर्जिश करा रहा हूँ इन स्टूडेंट्स की जो मेहनती हैं, सभी मेहनती होंगे माशाल्लाह। ये आना चाहिए आखिरी लाइन जब आप फ्रीक्वेंसी को बदल दोगे। यानी फ्रीक्वेंसी क्या बताया था, C = म्यू लैम्डा, तो म्यू = C ओवर लैम्डा, तो म्यू डैश = C ओवर लैम्डा डैश। यानी अब ये जो बॉक्स बना होगा उसमें आप म्यू को बदलेंगे C ओवर लैम्डा से, म्यू डैश को C ओवर लैम्डा डैश से। तो कुछ सॉल्व वॉल्व करके कॉमन लेंगे तो आपकी शक्ल बन जाएगी यहाँ पे फॉर्मूले की ये, और बॉक्स आ जाएगा फाइनल इस जगह पर। ये कहलाएगा कॉम्पटन शिफ्ट। इसको कहते हैं, मशहूर ज़माने में पूरी दुनिया में जाके सर्च कर लें, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। अब कॉम्पटन शिफ्ट का ये मतलब नहीं है कॉम्पटन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, नहीं, कॉम्पटन के नाम पे चल रहा है, उसकी जो है अचीवमेंट है। तो ये असल में एक्सरेज फोटोन की वेवलेंथ की शिफ्टिंग या चेंज या तब्दीली है कि आने वाला फोटोन कितनी वेवलेंथ लेके आया था और जो स्कैटर हो गया उसकी कितनी है। लेकिन जो लोग जो है नाराज़ हो रहे हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आप हमसे क्यों काम करवा रहे हैं। ये देखें आ गया पहली लाइन में वो बॉक्स। ये बॉक्स आप कब बनाएंगे एग्ज़ाम में, पूछें सवाल पढ़ के। अगर उसने कहा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, इस पर क्यों बॉक्स बनाएंगे, इसमें वेवलेंथ नज़र आ रही है नहीं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा समझें, फिर थोड़ा रटें, फिर थोड़ा इम्तिहान की तैयारी करें तो बहुत अच्छे मार्क्स और सब कुछ होगा। तो ये बॉक्स रिक्वायरमेंट की वजह से बना दिया गया है कि अगर लिखा हो कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ पूछा है तो डायरेक्ट जाके ब्रेक लगेगा, नीचे इस पर बॉक्स नहीं आएगा। क्लियर हो गया? नोट करते आ रहे हैं, लेक्चर भी है, नोट्स भी हैं, जो भी आप फ़ायदा उठा लें। किसी को नोट्स अच्छे लग रहे हैं नोट्स भी बना ले भाई। अब देखें यही बताया था मैंने, म्यू = C ओवर लैम्डा, तो म्यू डैश = C ओवर लैम्डा डैश। चेंज कर दे इस फॉर्मूले में, ये देखें। अच्छा ये एक स्टेप कम नहीं है, समझदार बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे 1/C ओवर लैम्डा डैश, तो उल्टा हो गया रेसिप्रोकल ये हुआ, और यहाँ पे 1/C ओवर लैम्डा, ये रेसिप्रोकल होकर ये हुआ। अब जिसको एलसीएम लेना आता है, यहाँ पे एक स्टेप बीच में करें एलसीएम का,
एलसीएम का एक स्टेप करे, मेरी तरह छलांगे ना मारे। ये स्टेप आया दरमियान में, एलसीएम हो गया c, ठीक है। अब ये c से कटा c स्क्वायर। अब ये जादू समझ में आया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने जो कॉपी डाउन कर रहे होंगे वो कहेंगे c स्क्वायर था, अचानक से c कैसे हो गया, मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग नहीं, एलसीएम देन कैंसिल, तो ये हो गया। इसके बाद भी ये एक स्टेप बाकी है। अब इसके बाद ये डेल्टा लैम्डा करके इसको आप बंद करेंगे बॉक्स में। देख रहे हैं इसमें बॉक्स नहीं आया है, इसमें बॉक्स नहीं आया, इसको डेल्टा लैम्डा करके आप जो है बॉक्स अप करेंगे। और किसी ने कुछ नोट किया, टॉपिक तो ख़त्म पे आ गए, 1 से 2 मिनट रह गए कि ये क्या हुआ जो डेफिनेशन में था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, क्यों? ये देखें ज़रा, अगर आपको मैथ्स आती है, इसमें लैम्डा डैश लेफ़्ट पे आ गया और माइनस करके लैम्डा राइट पे आ गया। इतनी मैथ्स तो सबको माशाल्लाह आती होगी कि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो जवाब आएगा पॉजिटिव, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की बढ़ जाती है। ये कंक्लूजन हुआ कॉम्पटन इफेक्ट का। और ऊपर जो पिक्चर चली गई उसको अब ज़रा देखें, उसमें 1/μ डैश था और 1/μ था। अपॉन में किसी चीज़ की वैल्यू डिवाइड करके छोटी हो जाती है, यानी ये जवाब छोटा हो जाएगा इससे, तो इसका नतीजा हुआ ये इससे कम हो जाएगा। सीखा किसी ने भाई? तो ये इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए हुआ जो समझ के पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और एमसीक्यूज़ भी सुन लें, फिर छुट्टी मनाइएगा। अगर वो पूछ ले कि कॉम्पटन शिफ्ट का दारोमदार किस चीज़ पर होता है, आईटीक्यूज़ इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, कॉम्पटन शिफ्ट का दारोमदार किस चीज़ पर होता है, तो आप फ़ौरन बोलेंगे सिर्फ एक चीज़ पर। बोले मुझसे पहले, स्कैटरिंग एंगल पर। जागे बच्चों, जागे, मुझसे लेक्चर सही से लें। h कांस्टेंट, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो h अगर कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड, c कांस्टेंट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg कांस्टेंट। तो बताएं, यू आर लेफ्ट विद ब्रैकेट ओनली 1 अ कांस्टेंट cos थीटा, cos इज अ रेशो, थीटा पे आ गई बात सारी। क्या समझे? कैसा दिमाग था उसका उस वक्त, जब ना टेक्नोलॉजी थी ना कंप्यूटर की जो है बड़े एडवांस वर्जन थे। कैसे दिमाग वाले लोग हैं, आप भी इस्तेमाल करें कि थीटा बदलता जाएगा, शिफ्ट इन वेवलेंथ बदलती जाएगी। यानी अब जिसके पास कैलकुलेटर है, घर में खेले, 30 डिग्री रखे, 60 डिग्री रखे, 45 डिग्री रखे, बदलता जाए एंगल और चेक करता जाए लैम्डा की कैसी कैफियत बदलती जा रही है वेवलेंथ की। और एमसीक्यूज़ में क्या एक चीज़ ये तो एक आ गई कि स्कैटरिंग एंगल पे दारोमदार है, एक और चीज़ पर भी हो गया बात एमसीक्यूज़ कि मैक्सिमम शिफ्ट कब होगी, मैक्सिमम शिफ्ट कब होगी। सोचें, जब ये ब्रैकेट 1 हो जाए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो 1 - 0 1 होता है, यानी cos 90 पर ये ब्रैकेट हो जाएगा 1, क्योंकि cos 90 इज़ 0। जिसको ये नज़र आ रहा है, वरना थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि एंडिंग भी सबको समझ में आ जाए भाई कि हुआ क्या। यानी ये मैं कह रहा था कि इसमें cos थीटा वाला हिस्सा 0 हो जाए, ये तो क्या बचेगा, h ओवर m नॉट c। और इसी तरह और खेलिएगा, अगर cos थीटा में थीटा 180 हो जाए, मैथ्स का वो स्टूडेंट है, क्वाड्रेंट सेकंड लेफ्ट, cos थीटा 180 का -1 होता है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ब्रैकेट की वैल्यू और बड़ी हो गई। और इसी तरह cos थीटा का थीटा 0 ले लें, थीटा 0 ले लें, वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं सर, काम की बातें बता रहे हैं। थीटा 0 ले लें, cos 0 1, 1 - 1 0, 0 हो गया पूरा रिजल्ट। क्या पता चला कि अगर
स्कैटर होते ही ना तो वेवलेंथ शिफ्ट या चेंज होती ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो एंगल का मतलब है फोटोन आया और सीधा निकल गया। यानी अब स्कैटर होना चाहिए उसको 30 पे हो, 45 पे हो, 60 पे हो, 90 पे इवन हो जाए, लेकिन 90 पे यूँ चला जाएगा। शिफ्ट हुई ना वेवलेंथ, अभी तो बताया मैक्सिमम हो जाएगी ये, वरना 60 पे, 45 पे, 30 पे, 0 पे नो शिफ्टिंग, यूँ आया और सीधा चला गया तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। समझे कहानी? तो ये था जनाब आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार था, यानी आप तय कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।